एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आप लोग अपने इंडिया के बारे में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज के बारे में सुनेंगे। एंड एंड में आज ही हम सेकेंड पार्ट जो आएगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग चार्ट्स के बारे में बात करेंगे रिविजन के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप लोगों की स्क्रीन पे जो इमेज आ रही होगी या आपके बुक में भी, क्या इमेज है? डॉन ऑफ द सेंचुरी पब्लिश बाय E.T. पॉल। ये एक सेंचुरी, डॉन ऑफ द सेंचुरी पे 1900 में एक पॉपुलर म्यूजिक स्टैब्लिश हुआ। पब्लिशर थे E.T. पॉल, जिन्होंने एक म्यूजिक बुक पब्लिश की थी जिसका पिक्चर कवर पेज का था डॉन ऑफ द सेंचुरी, जो हमारे बनाई। ये एक म्यूजिक एल्बम थी जो 1900 में बुक इशू की थी E.T. पॉल ने। तो इस पिक्चर के सेंटर में है वो एक गॉडेस लाइक फिगर है, यानी एंजल ऑफ प्रोग्रेस। कौन? एंजल ऑफ प्रोग्रेस, जो बियर कर रही है फ्लैग नई सेंचुरी का फ्लैग। ठीक है, वो बियर कर रही है। उसकी जो फ्लाइट है वो जेंटली पर्स कर रही है व्हील ऑफ द विंग से, तो सिंबलाइज कर रहे हैं टाइम। उसकी जो फ्लाइट है वो उसे फ्यूचर में ले जा रही है। फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड द, यानी उसके पीछे जो है वो साइंस है प्रोग्रेस के, यानी रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं जो वन एट द टॉप है, जो ऊपर है। पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उस पिक्चर टॉप पे जो है वो है अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट, जिसने एक ब्यूटीफुल पैलेस बनाया था इसके मैजिक लैम्प से। अलादीन की स्टोरी सुनी है ना? उसने अपने जादुई चिराग से अपना महल, या इफ एनीबडी हैज वॉच्ड नोबिता, देयर इज अ प्रॉपर स्टोरी उसके अलादीन के बारे में, जिसमें वो जाते हैं, वहाँ देखते हैं उसने मैजिक लैम्प सब चीज़ें करी थी। तो वैसी रिलेटेड स्टोरी है। द वन एट द बॉटम इज मॉडर्न मैकेनिक, जो अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपने वीव कर रहा है नया मैजिक, यानी ब्रिजेस बना रहा है। क्या मैजिक कर रहा है? ब्रिजेस बना रहा है, शिप्स बना रहा है, टावर्स बना रहा है, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहा है। अलादीन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट को और पास्ट को, यानी जादू से चीजें होगी। और मैकेनिक जो है वेस्ट और मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम देखें तो अलादीन ईस्ट और पास्ट को, जबकि मैकेनिक जो है वो वेस्ट को और मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉडर्निटी यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओरिएंट, ओरिएंट का मतलब होता है ऐसी कंट्री जो ईस्ट है मेडिटेरियन के, जिसे हम एशिया कहते हैं। जो टर्म है ये वेस्टर्न व्यू पॉइंट से अराइज हुआ है, यानी ऐसा रीजन जो प्री मॉडर्न, ट्रेडिशनल और मिस्टीरियस है। फिर बात आती है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले चीजें कैसी थी। तो जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, हमारा मतलब होता है फैक्ट्री वर्कर्स। हिस्ट्री जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो पहली फैक्ट्री से ही शुरू होती है। इससे पहले कि हम फैक्ट्रीज के बारे में दौड़ करें लैंडस्केप के थ्रू इंग्लैंड और यूरोप में, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था इंटरनेशनल मार्केट में। हिस्ट्री नाम इसे कहते हैं फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कहते हैं इस फेज को? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब एक्सपेंशन हुआ वर्ल्ड ट्रेड का और एक्विजिशन हुआ कॉलोनीज का अलग अलग पार्ट्स में, तो डिमांड थी गुड्स की वो बहुत बढ़ रही थी, लेकिन जो मर्चेंट्स थे वो एक्सपैंड नहीं कर रहे थे प्रोडक्शन टाउन्स के अंदर ही। इसलिए क्योंकि उनके जो अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स थे वो बहुत पावरफुल थे। रूलर्स ने ग्रांट की अलग अलग गिल्ड्स मोनोपोली, अलग अलग गिल्ड्स को क्या, एक मोनोपोली राइट, यानी सिंगल हैंडेड राइट कि वो प्रोड्यूस करे और ट्रेड करे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। इसलिए डिफिकल्ट था नए मर्चेंट्स के लिए अपना बिजनेस टाउन में सेटअप करना, इसलिए वो टाउन की बजाय कंट्री साइड में गए। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैन कम कि बिजनेस टाउन्स में सेटअप कर सकते थे, क्यों नहीं गए? क्यों? आंसर है ओनली कॉटेज और पुअर पीजन जो थे वो अर्ली डिपेंडेंट थे कॉमन लैंड्स पे, जो उनकी सर्वाइवल यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। क्यों? सर्वाइवल, गैदरिंग फायरवुड, बेरीज, वेजिटेबल, हे एंड स्ट्रॉ,
और अब उन्हें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना था। अब के ज़माने में ऑफ कोर्स ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है, डेयरी प्रोडक्ट्स कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन उस टाइम पे इतना नहीं था। इनकम जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन की, वो उनकी श्रिंकम इनकम सप्लीमेंट कर रही थी कल्टीवेशन से। ये अलाउ कर रहा था फैमिली लेबर रिसोर्स का फुलर यूज। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, एक टॉपिक है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी ऐसा टॉपिक जिसमें आप जितने लोग चाहिए एक फील्ड में उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन उतना ही है। तो उस ज़माने में जब कल्टीवेशन की इनकम श्रिंक हुई तो फैमिली की लेबर रिसोर्सेज फुली यूज, यानी सब जो फैमिली मेंबर्स सब काम कर रहे थे। मर्चेंट्स अब टाउन के बेस थे लेकिन जो वर्क था वो अब भी कंट्री साइड पे हो रहा था। मर्चेंट क्लोथर इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड के मर्चेंट क्लोथर्स थे, उन्होंने परचेज किया वूल स्टेपलर से और कैरी किया स्पिनर्स में यार्न थ्रेड जो स्पन किया जाता था सब्सिक्वेंट स्टेजेस के लिए, प्रोडक्शन वीवर्स के लिए। फुलर और फिर उसे डाई जो फिनिशिंग थी वो लंदन में की जाती थी, इससे पहले कि वो एक्सपोर्ट मर्चेंट को दी जाए जो अपना इंटरनेशनल मार्केट में कपड़ा बेचे। लंदन इनफैक्ट को कहा गया कि वो फिनिशिंग सेंटर है बिकॉज टेक्नोलॉजी वहाँ की एडवांस थी। स्टेपलर यानी अ पर्सन जो स्टेपल सॉर्ट करता है वूल अपने फाइबर फुलर के लिए। फुलर यानी वो पर्सन जो फुल्स करता है यानी गैदर करता है क्लोथ। कार्डिंग यानी वो प्रोसेस जहाँ फाइबर जैसे कॉटन वूल ये प्रिपेयर किए जाते हैं स्पिनिंग के लिए। साइंस में आप जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। ये कंट्रोल किया जाता है मर्चेंट से, गुड्स से जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वास्ट नंबर्स में प्रोड्यूस की जाती है वर्किंग उनकी फैमिली फार्म्स के अंदर, नॉट इन फैक्ट्री। हर स्टेज प्रोडक्शन में 20 से 25 वर्कर्स एम्प्लॉयड थे हर मर्चेंट से। इसका मतलब है हर क्लोथियर जो था कंट्रोल कर रहा था 100 वर्कर्स। फिर आती है फैक्ट्री का कमिंग अप यानी द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। जो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज थी इंग्लैंड की वो 1730 तक आई। जो पहला सिंबल था नया एरा का वो था कॉटन। फर्स्ट सिंबल वाज कॉटन। उसका प्रोडक्शन बूम यानी भर गया लेट 19th सेंचुरी में। 1760s में ब्रिटेन ने इंपोर्ट की 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन अपनी कॉटन इंडस्ट्री को फीड करने के लिए। 1787 तक उसके जो इंपोर्ट थे वो 22 मिलियन पाउंड्स हो चुके थे। एक सीरीज इन्वेंशन की 18th सेंचुरी में इंक्रीज करती है एफिकेसी हर स्टेप प्रोडक्शन प्रोसेस का, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग और रोलिंग। जो रिचुअल आप वाइट थे उन्होंने क्रिएट किया था कॉटन मिल। इस टाइम तक जैसे हम देखेंगे क्लॉथ जो प्रोडक्शन जो था वो पूरी कंट्री साइड फैल चुका था और कैरी किया जा रहा था विलेज के हाउस यानी कंट्री साइड, लेकिन काम जो था विलेज हाउस होल्ड कर रहे थे। इनकम जो थी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोडक्शन की वो सप्लीमेंट कर रही थी श्रिंकिंग। नाइनटीन सेंचुरी में फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली इंटीमेट पार्ट बन चुकी थी इंग्लिश के लैंडस्केप का। फिर आता है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। पहला जो पेस था वो था सबसे ज्यादा डायनेमिक इंडस्ट्री ब्रिटेन की वो क्लियरली कॉटन और मेटल्स जो सबसे ज्यादा स्पेस में भर रही थी। कॉटन लीडिंग सेक्टर था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले स्टेप में यानी 1840s तक। जब एक्सपेंशन हुआ रेलवेज का इंग्लैंड में फ्रॉम 1840s कॉलोनीज में 1860 तक डिमांड जो है आयरन और स्टील की बहुत बढ़ चुकी थी। 1873 में ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट किया आयरन और स्टील पाउंड 77 मिलियन, डबल जो थी वैल्यू कॉटन एक्सपोर्ट। सेकेंड जो नई इंडस्ट्रीज थी वो इजीली डिस्प्लेस नहीं कर रही थी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को। टेक्सटाइल जो थी वो एक डायनेमिक सेक्टर था लेकिन एक लार्जर प्रपोर्शन जो था आउटपुट का वो प्रोड्यूस किया जा रहा था फैक्ट्रीज के अंदर नहीं लेकिन बाहर यानी डोमेस्टिक यूनिट्स के अंदर। तीसरा जो था पेस वो था ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में चेंज आना जो सेट नहीं वाज नॉट सेट बाय स्टील पावर कॉटन या मेटल इंडस्ट्रीज लेकिन वो एंटायरली स्टेगनेंट भी नहीं रहे थे। फोर्थ जो था वो था टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो धीरे धीरे आए। नई टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव थी और मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ध्यान से
यानी सावधानी से उसको यूज कर रहे थे। वो इतने इफेक्टिव नहीं थे जैसे उनके इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने क्लेम किया था। जैसे ये देखो, अ स्पिनिंग फैक्ट्री इन 1830। ये आप देख रहे होगे जायंट व्हील्स मूव कर रहे हैं ना, जो स्पिंडल्स एक साथ इतनी सारी हो रही है। जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया स्टीम इंजन, जो न्यू कॉमन ने प्रोड्यूस किया था, और पेटेंट किया उसे न्यू इंजन की तरह 1781 में। उसका इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड जो थे मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने मैन्युफैक्चर किया नया मॉडल। जब 19th सेंचुरी की बिगनिंग हुई तो देयर वर नो मोर देन वो सिर्फ 321 स्टीम इंजन पूरे इंग्लैंड में थे, जिसमें से 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 वूल में थे, और बाकी सब माइनिंग, कैनाल वर्क्स और आयरन वर्क्स में थे। इसलिए इवन मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी जो थी, जिसने प्रोडक्टिविटी लेबर का, वो बहुत धीरे धीरे एक्सेप्ट की जा रही थी इंडस्ट्रीज। हिस्ट्रियंस, अब जो हमारे हिस्ट्रियंस हैं जिन्होंने इन चीज़ों को पता लगाया, वो अब इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज कर रहे थे कि जो टिपिकल वर्कर था मिड 19th सेंचुरी में, वो मशीन ऑपरेटर नहीं था, लेकिन एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप था और लेबर था। फिर बात आती है हैंड लेबर और स्टीम पावर की। पुअर पीजेंट्स और वेग्रेंट्स जो थे, वो लोग लार्ज सिटीज में जा चुके थे क्योंकि उनके जॉब्स की सर्च में अपने काम के लिए। जब प्लेंटी ऑफ लेबर था तो वेजेस कम थी, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेबर शॉर्टेज नहीं था, ना ही ज़्यादा वेज का कॉस्ट था। वो इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसका अगर मशीन्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी तो ह्यूमन लेबर का जो है वो रिड हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, और रिक्वायर करता था लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। गैस वर्क्स और ब्यूरीज जो थे वो स्पेशली बिजी थे कोल मंथ्स में, इसलिए उन्हें ज़रूरत था वर्कर्स को अपना पीक डिमांड मीट आउट करने के लिए। बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स जो थे वो क्रिसमस डिमांड कर रहे थे, उन्हें भी एक्स्ट्रा हैंड चाहिए था दिसंबर से पहले। इन सारी इंडस्ट्रीज जहाँ प्रोडक्शन फ्लक्चुएट हो रहा था सीजन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सीजन के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो प्रेफर कर रहे थे हैंड लेबर, जो एम्प्लॉइड वर्कर्स होते हैं एक सीजन में। जैसे ये देखो, दे आर मूविंग फ्रॉम द हाउस टू द सिटीज, वो जगह जा रहे हैं, ठीक है। जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स थे वो सिर्फ, और ऐसी भी बात थी कि कुछ रेंज जो प्रोडक्ट्स के थे वो सिर्फ हैंड लेबर प्रोड्यूस कर सकते थे। मशीन ओरिएंटेड थे, वो प्रोड्यूस कर रहे थे यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज गुड जो मास मार्केट के लिए चाहिए। मिड 19th सेंचुरी ब्रिटेन में इंस्टेंस 500 वैरायटी हैमर्स प्रोड्यूस हुए और 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस। इसमें ह्यूमन स्किल की जरूरत थी, ना कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लासेस थे, अपर क्लासेस कौन थे? एरिस्टोक्रेटिक और बॉर्गियस, यानी वो लोग क्या करते थे, वो ऐसी चीज प्रेफर करते थे, यानी उनको ऐसी चीज सिर्फ हाथ से बनी। हैंडमेड प्रोडक्ट जो थे वो सिंबलाइज कर रहे थे रिफाइनमेंट ऑफ क्लास। मशीन मेड गुड्स जो थे वो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कॉलोनीज में। फिर बात आती है जब वर्कर्स काम कर रहे तो उनकी जिंदगी कैसी होंगी। तो देखो, जो एक्चुअल पॉसिबिलिटी जॉब की वो डिपेंड करती थी एग्जैक्ट, मतलब पिछला कोई फ्रेंडशिप का नेटवर्क हो या कोई रिलेशन हो हमारे बीच, यानी कोई सपोज इफ आई एम वर्किंग तो मेरे पापा यहाँ काम करने चाहिए, मेरे चाचा काम कर रहे होंगे तो मुझे काम मिल जाएगा। तो वही सीन है कि किन रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर आप पे रिलेटिव या फ्रेंड है फैक्ट्री में तो आपको ज़्यादातर है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हर किसी का सोशल कनेक्शन नहीं था। इसलिए बहुत सारे जॉब सीकर्स जो थे उन्होंने हफ्तों वेट किया है, अपने नाइट्स जो अपने रातें जो है ब्रिजेस पे नाइट शेल्टर्स में गुजारे। कुछ तो नाइट रिफ्यूजीज में रहे गए थे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने बनाए थे, जबकि दूसरे जो है कैजुअल वार्ड्स में रहते थे जो पुअर लॉ अथॉरिटीज ने बनाए थे। जब प्राइसेस शार्पली बढ़ी तो प्रोलॉन्ग, जब तो उस टाइम थी नेपोलियनिक वॉर, यानी जो रियल वैल्यू थी कि क्या वर्कर्स अर्न कर रहे हैं वो और गिर चुकी थी। सिंस सेम वेजेस आप बाय कर सकती थी कुछ चीज़ें, इसलिए जो इनकम थी वर्कर्स की वो डिपेंड थी ना कि सिर्फ वेज रेट पे। और क्या क्रिटिकल था कि तब पीरियड एम्प्लॉयमेंट, यानी नंबर ऑफ डेज एक काम जो वो नंबर ऑफ डेज एक काम का, जितना जो काम उन्हें दिया गया है उस काम का वो डिटरमाइन करेगा उनकी एवरेज डेली इनकम वर्कर्स। फिर बात आया एक चीज़ है स्पिनिंग जेनी।
ये किसने डिवाइस की थी? जेम्स हार्ग्रीव्स ने 1764 में। ये मशीन जो है स्पीड अप क्या करती है? स्पिनिंग प्रोसेस और लेबर डिमांड को रिड्यूस करती है, यानी टर्न करती है एक सिंगल व्हील वर्कर को, जो मोशन में ला सकता है नंबर ऑफ स्पिंडल्स में और स्पिन कर सकता है अलग अलग थ्रेड सेम टाइम पे। रोड जो थे वाइडेंड हो गए, नए रेलवे स्टेशन आए और रेलवे लाइन एक्सटेंड हो गई, टनल्स दब हुए, ड्रेनेज और सीवर लेड हुए, रिवर्स इम्बार्ड हुई। नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे एम्प्लॉय कर रहे थे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, वो डबल हो गए 1840s में और डबल वापस में सब्सिक्वेंट 30 ईयर्स में। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द कॉलोनीज, यानी पहले इंडियन टेक्सटाइल का क्या था? एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। कोर्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस की गई बहुत सारी कंट्रीज में, लेकिन जो फाइनर वेराइटीज थी वो ऑफन इंडिया से आती थी। हमारी अर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स जो थे वो गुड्स लेते थे पंजाब से अफगानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया, सेंट्रल एशिया। सूरत जो थी गुजरात कोस्ट में, वो कनेक्ट कर रही थी इंडिया को गल्फ में और रेड सी पोर्ट में। मसूलीपट्टनम जो था कॉरमेंडल कोस्ट में था और हुगली जो था बंगाल में था। उसकी ट्रेड लिंक थी साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स में। एक वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे इस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड में। फाइनेंस कर रहे थे प्रोडक्शन, कैरी कर रहे थे गुड्स और सप्लाई कर रहे थे एक्सपोर्टर्स को। सप्लाई मर्चेंट्स जो थे वो लिंक कर रहे थे पोर्ट टाउन्स को इनलैंड रीजन्स तक। यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली पावर गेन करती थी, यानी जो सबसे पहले सिक्योर कर रही थी वैरायटी कंसेशन का, लोकल कोच का, मोनोपोली राइट ट्रेड का। जबकि सूरत और हुगली का कम हुआ, बॉम्बे और कलकत्ता बढ़ गए थे। जो शिफ्ट था ओल्ड पोर्ट्स का नए बन थे, वो एक इंडिकेटर था कि कोलोनियल पावर की ग्रोथ हो रही है। फिर बात आती है वीवर्स को क्या हुआ? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर सेटअप किया था, वो एजर्ट कर रही थी मोनोपोली राइट टू ट्रेड, यानी उसे राइट टू ट्रेड की मोनोपोली मिल चुकी थी। वो उसने कुछ स्टेप्स में की। पहला जो स्टेप था, कंपनी ने एलिमिनेट की एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को जो क्लोथ ट्रेड से कनेक्ट है, और एनेबल किया डायरेक्ट कंट्रोल वीवर के ऊपर। उन्होंने अपॉइंट किया एक पेड सर्वेंट जिसे कहते हैं गोमस्ता, जो सुपरवाइज करेगा वीवर्स को, कलेक्ट करेगा सप्लाईज और एग्जामाइन करेगा क्वालिटी क्लोथ का। सेकेंड, उसने प्रिवेंट की कंपनी वीवर्स को कि वो दूसरे बायर से डील करे। एक वे जो था वो करने का, वो था सिस्टम ऑफ एडवांस, यानी जो लोन उनसे हैंड लेते थे लोग, वो हैंड ओवर करेंगे अपना क्लोथ जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है गोमस्ता को, तो वो किसी और को ट्रेडर को नहीं दे सकते थे। वीविंग इनफैक्ट वीविंग जो था, जो एक प्रोसेस था जिसमें पूरी फैमिली का लेबर चाहिए था, बच्चे और सब अलग अलग स्टेजेस में एंगेज थे प्रोसेस में। अर्ली सप्लाई मर्चेंट्स जो थे वो ऑफन रह रहे थे वीविंग विलेजेस में। उनका एक क्लोज रिलेशनशिप था वीवर्स के साथ, जो लुक आफ्टर करते हैं उनकी नीड्स और डिपेंड करते हैं उनके टाइम ऑफ क्राइसिस पे। जो नए गोमस्तास थे वो आउटसाइडर्स थे, यानी कोई सोशल लिंक नहीं था उनका विलेजेस से। वो एरोगेंटली एक्ट करते थे, विलेजेस में जाते थे सिपॉइज और पोयॉन्स के साथ, और पनिश करते थे वीवर्स को डिले सप्लाई के लिए, जो ऑफन उन्हें बीट कर रहे हैं, फ्लॉप कर रहे हैं। फिर बात आती है मैनचेस्टर इंडिया में आई। 1772 में हेनरी पैटिलो, यानी कंपनी ऑफिशियल, उसने वेंचर किया ये कहकर कि जो डिमांड है इंडियन टेक्सटाइल्स की वो कभी कम नहीं होगी, इसलिए कोई अदर नेशन जो है इतना सेम क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। कॉटन वीवर्स जो इंडिया के थे उन्होंने दो प्रॉब्लम फेस की सेम टाइम पे। पहला, उनके एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गए। दूसरा, लोकल मार्केट भी श्रैंक हो गया, यानी वो किससे गलत हो गया? मैनचेस्टर इंपोर्ट। 1860s में वीवर्स ने एक नई प्रॉब्लम फेस करी, वो सफिशिएंट सप्लाई नहीं ला पाए थे रॉ कॉटन का अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि रॉ कॉटन के जो एक्सपोर्ट्स थे इंडिया के वो बढ़ चुके थे और प्राइस जो थी रॉ कॉटन की वो भी बढ़ चुकी थी। वीवर्स जो थे इंडिया के वो स्टाफ यानी भूखे थे सप्लाईज से, एंड फोर्स था कि वो रॉ कॉटन खरीदे भारी प्राइस पे। फिर बात आती है फैक्ट्रीज आई। तो सबसे पहले कॉटन मिल आई बॉम्बे में, वो आई 1854 में और उसका प्रोडक्शन जो है 2 साल चला। बाय 1862 4 मिल्स वर्क में थी जिसमें 94,000 स्पिंडल्स और 2,150 लूम्स थे। उस टाइम पे जूट मिल भी बंगाल में आई, जो पहली सेटअप हुई 1855 में और दूसरी एक
तो 17 और अगली जो थी वो 7 साल बाद 1862 में। नॉर्थ इंडिया में एल्गिन मिल स्टार्ट हुई कानपुर में 1860 में। एक साल बाद पहली कॉटन मिल अहमदाबाद में सेटअप हुई। 1874 में सबसे पहले स्पिनिंग और वीविंग मिल सेटअप हुई मद्रास की, जिसने प्रोडक्शन शुरू किया था। अब बात आती है जब फैक्ट्री शुरू हुई तो एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे ना, तो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे? ब्रिटिश जो थी इंडिया में, वो एक्सपोर्ट कर रही थी ओपियम चाइना को और चाय ले रही थी चाइना से इंग्लैंड। तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो जूनियर प्लेयर्स बन चुके थे ट्रेड के और फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे थे जो सप्लाई के लिए और शिपिंग कंसाइनमेंट के लिए। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर अपना फॉर्चून बनाया उन्होंने चाइना ट्रेड में, इससे पहले कि वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में आए। उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी देन 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप करी 1830 और 1840 में। बॉम्बे पारसी में जैसे जिनशॉप पेटे, जेमशी नुसरवानजी टाटा, शमशेदजी नुसरवानजी टाटा, जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर है इंडिया के, उनने एक्यूमुलेट की इनिशियल अपनी पार्टली एक्सपोर्ट से। अब टाटा नाम से सुना आ रहा है, JRD टाटा, रतन टाटा, दैट इज फ्रॉम देयर। चाइना में और पार्टली रॉ कॉटन शिपमेंट इंग्लैंड से। सेठ हुकुम चंद जो थे एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उन्होंने सबसे पहले जूट मिल सेटअप करी कैलकाटा 1970 में, साथ के साथ चाइना के साथ ट्रेड भी किया। सो डिड द फादर एज वेल एज द, और फिर GD बिरला के पापा साथ उनके दादाजी, इन सब ने भी यही किया। इंडियन मर्चेंट्स बाहर थे ट्रेडिंग यूरोप के साथ करने में, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स और एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन, जैसे रॉ कॉटन, ओपियम, वीट, इंडिगो, जो ब्रिटिश रिक्वायर करते थे। इसलिए जो बिगेस्ट वन थे वो थे बर्ड हेगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयूज यूल, जर्डन स्किनर एंड कंपनी। ये जो एजेंसीज थी कैपिटल मोबिलाइज करती थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप करती थी और मैनेज करती थी। अब बात आती है इन फैक्ट्रीज में वर्कर्स कहाँ से आए। 1901 में 5,84,000 वर्कर्स इंडियन फैक्ट्रीज में थे। 1946 तक जो नंबर था वो था 2,24,36,000। 50% वर्कर्स जो थे बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज में थे 1911 तक, जो आए थे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी से, जबकि जो मिल्स थे कानपुर के, उनके सबसे ज्यादा टेक्सटाइल हैंड से विलेजेस से, जो डिस्ट्रिक्ट कानपुर के। इंडस्ट्रीज यूजली एम्प्लॉय करते हैं एक जॉबर को नए रिक्रूट्स के। तो वेरी ऑफन जो जॉबर था वो एक ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर था। वो पीपल लाता था अपने गांव से, इंश्योर करता था उन्हें जॉब, वो मदद करता था सेटल करने में सिटीज, प्रोवाइड मनी क्राइसिस के टाइम पे। जॉबर इसलिए ऐसा पर्सन होता है जिसका कुछ अथॉरिटी और पावर है। पेक्यूलरिटीज क्या थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ? तो स्वदेशी मूवमेंट जब मोमेंटम हुआ, नेशंस ने मोबिलाइज किया लोगों को कि वो बॉयकॉट करें फॉरेन ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। कलेक्टिव इंटरेस्ट जो प्रेशराइज कर रहा था गवर्नमेंट को कि वो टैरिफ प्रोटेक्शन बढ़ाए और ग्रांट करे दूसरे कंसेशन। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे इंडिया के, वो शिफ्ट कर रहे थे यार्न को क्लोथ प्रोडक्शन। कॉटन पीस गुड्स जो थे प्रोडक्शन के इंडिया के, वो डबल हो गए 1900 से 1912। जैसे वॉर भरी, इंडियन फैक्ट्रीज को कॉल अपॉन गया कि सप्लाई करेंगे वॉर की नीड्स। जूट बैग्स, क्लोथ, आर्मी यूनिफॉर्म्स का, टेंट्स, लेदर बूट्स, हॉर्स, म्यूल सैडल्स और होस्ट दूसरे आइटम्स का। फिर बात आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो भी भरी। कैसे? उनमें से ज़्यादातर 67% 1911 में लोकेटेड थे बंगाल और बॉम्बे में। ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। 20th सेंचुरी में हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपैंड हुआ, ऑलमोस्ट ट्रिपल यानी 3 गुना कर दिया था उसने 1900 से 1940 तक। हैंडीक्राफ्ट पीपल ने अडॉप्ट की नई टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से उन्होंने इम्प्रूव किया प्रोडक्शन बिना एक्सेसिवली अपनी कॉस्ट को बढ़ाए हुए। तो सेकेंड डिकेड तक 20th सेंचुरी के उन्होंने वीवर्स को ढूंढा जो लूम यूज़ कर सकते थे फ्लैश शटल के साथ। फ्लैश शटल क्या था? एक मैकेनिकल डिवाइस था जो यूज़ किया जाता है वीविंग के लिए, जो मूव किया जाता है रोप्स और पुलिस की तरह से। एक हॉरिजॉन्टल थ्रेड होता है जिसे वेफ्ट कहा जाता है वर्टिकल थ्रेड्स के साथ, जिसे वर्क कहा जाता है। जो इन्वेंशन था फ्लाइंग शटल का वो पॉसिबल था। कैसे पॉसिबल था? ध्यान से देखो। पॉसिबल था वीवर्स के लिए कि वो ऑपरेट करें लार्ज लूम्स और वीव करें वाइट पीस ऑफ क्लॉथ। 1941 तक 35% जो थे हैंडलूम्स इंडिया के वो फिट हो चुके थे फ्लैश शटल के साथ।
रीजन है ट्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, ये प्रपोर्शन था 70 से 80%। सारी जो थी जिनके बॉर्डर्स अच्छे से थे या फेमस लुंगी से हैंकरचीफ थे मद्रास के, वो भी इसे डिस्प्लेस नहीं थे मिल्क प्रोडक्शन में। मार्केट गुड्स का एक वे जिससे नए कंज्यूमर क्रिएट हुए वो था एडवर्टाइजमेंट। जैसे आप जानते हो एडवर्टाइजमेंट जो है प्रोडक्ट्स को अच्छा, जैसे जब हम किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट मिलता है ये अच्छा प्रोडक्ट, राइट, तो वो क्या करते हैं, लोगों का माइंड शेप करते हैं और नए डिजायर्स जगाते हैं। जब मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट क्लोथ्स इंडिया में बेच रहे थे, उन्होंने लेबल्स लगाया क्लोथ वाले। लेबल जो था वो ऐसा था कि वो प्लेस मैन्युफैक्चर का बताएगा, नाम कंपनी का बताएगा और लेबल जो है मार्क करेगा क्वालिटी। जो इम्प्रिंटेड इमेज होती थी कृष्णा की, सरस्वती की, वो सब इंटेंट था कि वो मैन्युफैक्चर करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज अपीयर करेगा सिमिलर। यानी क्यों कृष्ण भगवान सरस्वती माँ की फोटो लगती थी उस टाइम पे, क्योंकि दिखाने की जरूर फॉरेन है लेकिन आपसे रिलेटेड है, इंडियन लोगों से रिलेटेड है। जो मैसेज था वो हमेशा कि अगर आप रिस्पेक्ट करते हो रॉयल फिगर को, यानी इनको रिस्पेक्ट करते हो, तो प्रोडक्ट की भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि इसीलिए जब प्रोडक्ट किंग यूज करते थे या प्रोड्यूस किया जाता रॉयल कमांड पे, उसकी क्वालिटी कभी क्वेश्चन नहीं की जाती। जब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ने एडवाइस किया नेशनलिस्ट मैसेज, वो क्लियर और लाउड था। अब आप केयर करो नेशन तो बाय करो प्रोडक्ट्स जो इंडियन प्रोड्यूस। तो कंक्लूजन क्या निकला, क्लियरली जो एज थी इंडस्ट्रीज की उसका मतलब था टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना, ग्रोथ लाना फैक्ट्रीज में और नई इंडस्ट्रीज को लेबर फोर्स में लाना। So that's it for today. Subscribe the channel, press the bell icon and get ready for the next video that will be uploading soon of the revision chapter of this. Okay, bye.